प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हम सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है तथा सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, इन बातों का अध्ययन करेंगे। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? जैसा कि आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। बेल्जियम और श्रीलंका की कथाओं से हमें इस तथ्य को समझने में मदद मिलती है कि लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। गुरुजी, सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हम क्या-क्या तर्क दे सकते हैं? हाँ, मैं यही बताने जा रहा हूँ। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हम दो महत्वपूर्ण तर्क दे रहे हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। दूसरा तर्क है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का आशय ही यह है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें शासन व्यवस्था में सभी समूह अपनी साझेदारी अर्थात भागीदारी प्रदान कर रहे हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक अर्थात समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्निहित महत्व को बताता है। गुरुजी, सत्ता की साझेदारी के कौन-कौन से रूप हो सकते हैं? अफरोज, बहुत अच्छा प्रश्न किया है बेटा तुमने। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। यहाँ हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करेंगे। सत्ता की साझेदारी का पहला रूप है शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रह करके अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इस तरह के बंटवारे में कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, इससे इनके बीच संतुलन बना रहता है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी का दूसरा रूप है सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। केंद्र सरकार से आशय पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार से है, जिसे संघ सरकार भी कहते हैं। प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर बनने वाली सरकार राज्य सरकार है। नगरपालिका और पंचायतें भी ऐसी ही क्षेत्रीय इकाइयां हैं। सत्ता की साझेदारी का तीसरा रूप है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। गुरुजी, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण क्यों है? मनीष, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण इसलिए है क्योंकि वहां पर सामुदायिक सरकार को एक विशेष भाषाभाषी लोगों के द्वारा चुना जाता है। गुरुजी, सत्ता की साझेदारी का चौथा रूप क्या है? सत्ता की साझेदारी का चौथा रूप है विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का बंटवारा। राजनीतिक दलों की आपसी प्रतिस्पर्धा इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सदस्य वर्ग के लाभ के लिए ये समूह भी दबाव बनाकर सत्ता में भागीदारी करते हैं।
गुरुजी, राजनीतिक दल का अर्थ मैं नहीं समझ पाई। राजनीतिक दल का आशय है लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने एवं सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। गुरुजी, दबाव समूह किसे कहते हैं? दबाव समूह एक ऐसा संगठन होता है जो अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनके हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है। प्यारे बच्चों, आज के कालांश में बस इतना ही। शेष अध्ययन हम कल के कालांश में करेंगे। धन्यवाद।